So we'll go ahead with the first question of AC circuits PYQ. The frequency for which a 5 microfarad capacitor has a reactance of 1/1000 ohm is given by. बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा है हमारे पास एक 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसका रिएक्टेंस कितना दिया है आपको 1/1000 और उसका फ्रीक्वेंसी पूछा है। सबसे पहले डू यू रिमेंबर, जब आप एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक एसी सोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें एक ऐसा क्वांटिटी होता है 1/ओमेगा c। याद है? याद है क्या ये? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये याद होना चाहिए आपको। गुड। तो आपको बस वही बोला है, द फ्रीक्वेंसी फॉर विच अ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज रिएक्टेंस ऑफ, तो तुमको इसकी वैल्यू दी हुई है, एक्स सी की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 1/1000। और तुमको फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो डू यू रिमेंबर ये जो ओमेगा होता है ये 2πfc होता है। तो f आ गया 1/2πxc इंटू सी। एफ को वहां शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी f आ गया 1/2πxc। लेकिन xc की वैल्यू कितनी है? 1/1000। और कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड। 5 × 10⁻⁻⁶। गुड। पक्का पक्का। देन ये देखो, ये कितना हो गया? ये 2 × 5 कितना हो गया? 10 और 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁵ कितना? 10⁻⁵। ये 10⁻⁵ सीधा गया ऊपर, तो 10⁻+5। और ये 1000 मतलब 10⁻3, ये भी गया ऊपर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन गया? न्यूमरेटर। तो ये 1000 गया, नीचे क्या बचा? पाई। तो ये 10⁻3 और ये 10⁻5 कितना? 10⁻8। इसको मैं 10⁻2 मतलब 100 इंटू 10⁻6 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस। 10⁻6 क्या होता है? मेगा हर्ट्ज। तो 100/π मेगा हर्ट्ज। 100/π मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 2020 का PYQ है। इन द सर्किट शोन द AC सोर्स हैज अ वोल्टेज ऑफ 20 cos ωt। तुमको ये पता होना चाहिए, जो 20 तुमने लिखा ये पीक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। cos ωt with omega as 2000 radian per second. The magnitude of amplitude of current will be, the magnitude of amplitude of current बोलना चाहिए था, amplitude of current। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू। बराबर। तो मैं बस बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि एक सीरीज LCR सर्किट है, क्योंकि ये इंडक्टेंस है, उधर रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है। इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 4 ओहम और कैपेसिटर। तो ये कौन सा सर्किट है? LCR। और ऊपर 6 ओम अलग से है। तो ये 4 ओम और वो 6 ओम सीरीज में होता है। किसमें होता है? इट इज नॉट पैरेलल, इट इज सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया? 10। कितना हो गया? तो R की वैल्यू 10, L की वैल्यू 5 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस कितना है? 50 माइक्रोफैराड। गुड। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मतलब पीक वैल्यू। जस्ट लेट मी चेक, एम्पलीट्यूड बोलना चाहिए था इन्होंने, तो यस दे आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड ओनली। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करना है आपको, बहुत सिंपल है ये। अगर आपको याद होगा, ये जो LCR सर्किट है, इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट 3 लेक्चर में देखा था LCR सर्किट में, याद है क्या? E = IZ होता है, याद है? Z क्या होता है? इम्पेडेंस। क्या होता है? इम्पेडेंस। तो E = IZ लिखोगे ना, तो E = IZ लिख सकते हो, E पीक I पीक Z भी लिख सकते हो। तो E0 = I0 Z। तो I0 क्या आ जाएगा? E0/Z। और अगर आपको याद होगा, ये जो Z होता है इम्पेडेंस, ये होता है √R² + XL - XC का स्क्वायर। गुड। और ये जो पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू, ये तो पहले से बता दिया मैंने, ये जो EMF का इक्वेशन है, ये कौन है? पीक वैल्यू है। क्योंकि EMF का इक्वेशन क्या लिखते हो? E0 cos ωt या E0 sin ωt। तो ये जो बाहर नंबर होता है वो कौन होता है?
पीक वैल्यू, और ओमेगा भी दिया हुआ है तुमको। गुड। अब मुझे अगर ये सॉल्व करना है तो मुझे आर चाहिए, जो मुझे पता है टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10। तो आर की वैल्यू 10 है, ई जीरो की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट। क्या चाहिए एक्सएल और एक्ससी, तो हमको एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सएल और एक्ससी? एक्सएल कैसे फाइंड करते हो, ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है 2000, ऐसा दिया हुआ 2000, और एल कितना है 5 मिली हेनरी है, वो मिली मतलब 10⁻³ ये 2000 का 1000 मतलब 10⁻+3, और ये 10⁻³ कैंसल, तो क्या बचा 5 × 2 मतलब क्या बचा 10, और ये भी ओहम में ही होता है क्योंकि ये होता है रिएक्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, तो ये भी ओहम में ही आता है, तो 10 ओहम। एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्ससी विच इज 1/ωc, तो 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 2000 है, और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 50 माइक्रोफैरेड, 50 × 10⁻⁻6 माइक्रो। देखो ऐसा है 2 × 5 10, तो 50 × 2 100, और साथ में 3 जीरो मतलब 10⁻5, 50 × 2000 1 लाख, 1 लाख मतलब 10⁻5, और वो 10⁻⁻6, तो कितना बचा -1, ऊपर गया तो कितना हो गया +1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 10। तो ये सारे वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर substituting these values in equation 1, we get I0 equals to E0 की वैल्यू कितनी थी 20 √r स्क्वायर, r कितना आया 10 स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी आई 10 आई ना एक्सएल की वैल्यू, और एक्ससी की वैल्यू भी कितनी आई 10, तो 10 - 10 0, तो 20/10 का स्क्वायर और उसका रूट कितना 10, तो कितना हो गया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इज द पीक वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर AC source of EMF E equal to 100√2 sin 60πt volt and ammeter reads 5 ampere। तो हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम में जो AC सोर्स है उसका जो EMF का वेव है वो आपको बताया है 100√2 sin 60πt, और जो एमीटर का रीडिंग है वो 5 एम्पियर का है। द वैल्यू ऑफ L इज, तो इंडक्टेंस की वैल्यू पूछिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एमीटर है ना ये आपको आरएमएस वैल्यू देगा, क्या देगा ये आरएमएस वैल्यू, तो ये जो रीडिंग दिया है आपको ये आरएमएस है, तो करंट का आरएमएस वैल्यू है, कितना है आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर, कितना है 5 एम्पियर पक्का। और ये E इक्वल टू E0 होता है, तो इट इज अ पीक वैल्यू 100√2 बराबर। अब यहाँ से तुमको मिल जाएगा ERMS, याद है क्या ERMS कैसे फाइंड करते हो, पीक वैल्यू बाय √2, वेरी गुड। तो ऐसा थोड़ा रिवाइज करके आए तो अच्छा लगता है ना, खुद को भी समझ में आता है, 100√2 डिवाइड बाय √2 हो गया कैंसल, वेरी गुड। तो तुम्हारे पास ERMS की वैल्यू है 100, और तुमको पूछा क्या है इंडक्टेंस L पक्का, और तुमको ओमेगा भी पता है क्योंकि ये जो 60 पाई है ना 60 पाई ये ओमेगा होता है, दिस इज ओमेगा बराबर। और तुमको L पूछा है L, हाउ डू यू फाइंड आउट L? ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है इंडक्टिव, रेजिस्टेंस है क्या नहीं, कैपेसिटर है क्या नहीं, तो इंडक्टिव सर्किट में तुमको याद होगा EL इक्वल टू क्या लिखते हो IXL, याद है क्या E इक्वल्स टू IR, जैसा क्या बना यहाँ पे E इक्वल्स टू IXL, क्योंकि यहाँ पे ना रेजिस्टेंस है ना ही यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यहाँ पे सिर्फ कौन है इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाँ कि ना, हाँ हाँ पक्का पक्का श्योर श्योर। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो ERMS इक्वल्स टू IRMS इंटू XL, गुड। तो तुमको मिल जाएगा ERMS अपॉन IRMS इक्वल्स टू XL, और ERMS अपॉन IRMS इक्वल्स टू XL पता है क्या होता है ओमेगा L, क्या होता है ओमेगा L। तो ये ओमेगा को शिफ्ट कर दूंगा तो देयरफॉर मेरे को इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल गया ERMS
अपॉन ओमेगा इंटू आई आर एम एस, सिर्फ इसको शिफ्ट किया. व्हाट इज ई आर एम एस? 100. हाउ मच इज ओमेगा? 60 पाई. व्हाट इज आई आर एम एस? आई आर एम एस कितना दिया हुआ है? 5. वेरी गुड 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 गुड. 1 जा एंड 20 जा, उसके बाद 1 जा एंड 3 जा, तो 1/3 पाई. तो इंडक्टेंस की वैल्यू 1/3 पाई हेनरी है क्या? 1/3 पाई हेनरी. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. एट रेजोनेंस, मैंने आपको अभी जस्ट बताया रेजोनेंस में एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है? सेम. तो रिमेंबर एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, मतलब इम्पिडेंस हो जाता है सिर्फ आर. मैं वो लिख दूंगा वैसे यहाँ पे. एट रेजोनेंस द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज. बहुत सिंपल है. मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि E0 इक्वल्स टू I0 Z. तो I0 इक्वल्स टू E0 बाई Z. हाँ कि ना? हाँ. तो I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन Z, लेकिन Z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर. और एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है तो वो रेजोनेंस का कंडीशन है कि उस केस में एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम. अगर वो सेम हो गई तो ये क्या हो गया? 0. तो देयरफॉर I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? आर स्क्वायर. मतलब क्या आ गया? E0 बाय आर. तो I0 इक्वल्स टू E0 बाय आर. ऑप्शन नंबर ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, मोस्टली यही सब फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करते रहने हैं. In an AC circuit, the instantaneous current and EMF are I equal to I0 sin omega t minus pi by 6 and E equal to 0 sin omega t plus pi by 6 respectively. The voltage leads the current by. Voltage leads the current by. सबसे पहले तुमको दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे EMF में साइन और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, प्लस, तो ये लीड कर रहा है. और इधर क्या है? माइनस. पक्का? गुड. वैसे बाय द वे ये इसको फाई 2 बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? फाई 2. इसको फाई 1 बोलता हूँ. क्या बोल दिया? फाई 1. तो टोटल फेज डिफरेंस पता है क्या होगा? फाई 2 माइनस फाई 1. फाई 2 की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3. माइनस फाई 1 कितना है? माइनस पाई बाई 6. माइनस पाई बाई 6 देखना, टोटल डिफरेंस लेना पड़ता है. पाई बाई 6 इज पाई बाई 3 60. ये प्लस 60 है, ये माइनस 30 है. तो 60 और यहाँ पर माइनस 30 प्लस 60 और माइनस 30 में 90 का डिफरेंस होता है. कितना? 90. मतलब कितना? पाई बाई 2. तो आंसर तो मिल गया पाई बाई 2. पर मैथमेटिकली लिखना है तो पाई बाई 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस. तो पाई बाई 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस. तो कितना हो गया? ये पाई बाई 2 हो गया. क्यों पाई बाई 2 हो गया? ये इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, तो 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 माइक्रोफैरड कंडेंसर मतलब कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट. तो C की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है. तो आपको याद है क्या? व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? हाफ CV स्क्वायर. द चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड. तो कैपेसिटर से तुमने बैटरी निकाल लिया एंड 10 मिली हेनरी कॉइल इज कनेक्टेड. अब उसी कैपेसिटर को तुमने एक इंडक्टर लगा दिया, कॉइल लगा दिया अक्रॉस द कैपेसिटर, सो दैट LC ऑसिलेशन ऑकर. याद है LC ऑसिलेशन? याद है? पक्का पक्का याद है? कल के लेक्चर में सिखाया था ना मैंने. कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड में. इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में और वापस से कैपेसिटर में. गुड. तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल? अज्यूम दैट द सर्किट कंटेन्स नो रेजिस्टेंस. तो मैंने ये भी तुमको बोला था कि वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा अजम्पशन होता है हमारा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी बन जाता है. तो ये जाता है हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर. हाफ हाफ हो गया, कैंसल आउट. तो आपको I चाहिए तो यू हैव I स्क्वायर इक्वल्स टू CV स्क्वायर बाय L. तो I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C बाय L इंटू V. गुड.
तो I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है कैपेसिटर की, 1 माइक्रोफैरड, मतलब कितना 10⁻⁶ माइक्रो 10⁻⁶ अपॉन एल कितना दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ तो 10 × 10⁻³ मतलब 10⁻⁻², और वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट। तो I इक्वल टू ये 10⁻⁶ और -2 तो -4 का रूट कितना -2, तो 50 × 10⁻² मतलब 0.5, तो 0.5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, the capacity of a pure capacitor is 1 farad in DC circuits, its effective resistance is infinity। ये पता होना चाहिए आपको, डीसी सर्किट्स के लिए ये जो कैपेसिटर है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। क्यों होता है वो भी समझ लो आप। डीसी सर्किट्स में पोलैरिटी फिक्स होता है, हाँ कि ना, हाँ। तो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, मेरे पास एक कैपेसिटर है और मैंने इसको डीसी सोर्स लगा दिया, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट कनेक्टिंग अ डीसी सोर्स टू अ कैपेसिटर। तो हमारे पास एक डीसी सोर्स था, तो लेट अस से वी हैव डीसी सोर्स, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पक्का श्योर। लेकिन इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैंने कोई मटेरियल रखा ही नहीं है तो करंट फ्लो होगा क्या इस प्लेट्स के अक्रॉस? नहीं, करंट फ्लो नहीं होता तो रेजिस्टेंस को क्या मानते हो तुम? इनफिनाइट। V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। देखो मैं बताता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर तो R इक्वल्स टू वी बाई आई भी बोल सकते हो। विल द करंट फ्लो? नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या आ जाएगा? R क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट। तो डीसी सर्किट्स के लिए कैपेसिटर ऑफर्स इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी ही देना चाहिए, दिया हुआ है, बराबर, गुड। लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू नो दिस। अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो एलआर सर्किट है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। कैपेसिटर है क्या यहाँ पे? नहीं, तो सर्किट कौन सा है? एलआर। इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस 200 वोल्ट का है, एंड अक्रॉस इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, देन द अप्लाइड वोल्टेज इज। हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और इसमें एक इंडक्टेंस है। हमने इसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगा दिया। इसको मैं फिलहाल V बोल देता हूँ। V बोलना है, E बोलना है, तुम्हारी मर्जी है, डज नॉट मैटर रियली। E बोल लो। ये ER हो गया और ये हो गया EL। और आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंसेस कितना? 200 वोल्ट, और अक्रॉस इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 150 वोल्ट। आपको E पूछा है, क्या करेंगे? तो अगर यही सर्किट डीसी होता तो दोनों का एडिशन डन। यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन होता नहीं है, इसलिए तुमको मैंने बोला था कि एसी सर्किट्स में अगर तुम्हारा हर एक लेक्चर पे ध्यान है तो ही तुमको समझेगा। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। अब मैं फेजर डायग्राम से बता देता हूँ। आपको याद है क्या, मैंने आपको बोला था कि मैं करंट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ फिक्स करने वाला हूँ? हॉरिजॉन्टल। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये ER का डायरेक्शन भी है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस और EMF, करंट और EMF रेजिस्टिव सर्किट में लीड लैग करते हैं क्या? नहीं। तो ये डायरेक्शन दोनों का है, ER का और करंट का। हाँ कि ना? पक्का पक्का, श्योर श्योर। और क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन था, तो अगर इंडक्टिव सर्किट होता, कौन सा? इंडक्टिव, तो कौन लीड करता है? कितने से लीड करता है? π/2। तो ये EL का डायरेक्शन है, पक्का। तो ये EL का डायरेक्शन है, तो ये ER और ये EL, ये दोनों, क्योंकि ये दो ही है ना, दो ही है ना। EC है क्या इस सर्किट में? नहीं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा?
डायगोनल, वेरी गुड, अलोंग द डायगोनल। तो मैं इस वेक्टर को यहाँ भी तो शो कर ही सकता हूँ ना। फिर अगर यहाँ शो करता हूँ इसका मतलब ये कौन है, EL है, पक्का पक्का। और ये कौन है, ये रिजल्टेंट EMF है। क्या है ये, रिजल्टेंट EMF जो तुमको पूछा है। तुमको जो पूछा है अप्लाइड वोल्टेज, मतलब वो रिजल्टेंट EMF ही पूछा है आपको। तो इज इट राइट एंगल ट्राइंगल? हाँ, तो पाइथागोरस हम लगाएंगे, हम लोग लगाए। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर। तो यू हैव E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर। देखो ये 200 है तो 20 इंटू 10 ऐसा लिखता हूँ मैं, इसका स्क्वायर। ये 150 है ना, तो 15 इंटू 10 इसका स्क्वायर। जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो अभी क्या होगा, ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 10 का स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन कॉमन आ गया। अभी रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10, अंदर क्या बचेगा 625, 625 का रूट कितना होता है 25, 25 इंटू 10 कितना होता है 250 वोल्ट। तो व्हाट इज द EMF सप्लाइड, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन। तो अभी याद रखना ये ऐसा ही सॉल्व होता है अगर सर्किट में मान लो कैपेसिटर भी होता तो सिर्फ एक ही डिफरेंस आता। यहाँ पे जो तुमने EL लिखा ना, इसको EL माइनस EC लिखते बस, फिर यहाँ पे EL माइनस EC का स्क्वायर करते अगर कैपेसिटर भी होता तो। अगला क्वेश्चन। अच्छा, वो EL माइनस EC क्यों लिखा पता है, क्योंकि कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट, तो लैग कौन करता है EMF, वो यहाँ पे आता है ना। तो ये AC है, ऊपर EL है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा EL माइनस AC। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF, peak value of an alternating EMF is given as E equal to E0 sin omega t is 10 वोल्ट। तो थोड़ा क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए है। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF गिवन एज, एक अल्टरनेटिंग EMF है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, इसका पीक वैल्यू कितना है 10, मतलब E0 की वैल्यू तुमको पता ही है कितनी है 10, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। एट टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकेंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इज, आपको EMF की वैल्यू पूछी है कितने टाइम पे 1/600 सेकेंड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E0 साइन ओमेगा t, हाँ कि ना, यस। E0 की वैल्यू कितनी है 10, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओमेगा क्या होता है 2πf, बराबर, तो 10 साइन ऑफ 2π, फ्रीक्वेंसी कितना बोला है 50, क्वेश्चन में बोला है 50 हर्ट्ज, और टाइम कितना बोला है 1/600, तो 10 साइन ऑफ 100π अपॉन 600, मतलब 10 साइन ऑफ π/6, π/6 मतलब कितना 30। व्हाट इज साइन 30, 1/2, तो कितना हो गया 5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। If maximum energy is stored in a capacitor at t equal to 0, तो इनिशियली कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी था, then find the time after which the current in the circuit will be maximum for the first time। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक LC सर्किट है, LC सर्किट ऑसिलेटरी सर्किट होता है, तुमको पता है। तो तुमको ये पता है कि ये कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है इनिशियली, फिर डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा क्योंकि करंट पास होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे करंट क्या बनता है अल्टरनेटिंग, तो मैक्सिमम करंट पहली बार कब होगा, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0, इनिशियली सारा ही एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर में था, तो
देन फाइंड द फर्स्ट टाइम आफ्टर विच द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कब करंट मैक्सिमम होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो मेरे को बताओ कब पहली बार करंट मैक्सिमम होगा, क्या लॉजिक अप्लाई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो ऐसा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले इज दैट क्लियर कि वी आर स्टडिंग अल्टरनेटिंग करंट, हाँ कि ना। हाँ, अगर तुम अल्टरनेटिंग करंट स्टडी कर रहे हो इसका मतलब जो करंट है वो या तो साइन वेव होगा या तो कॉस वेव होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो करंट साइन वेव है, मतलब करंट है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, पक्का। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो करंट इज मैक्सिमम इफ साइन इज मैक्सिमम, मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड गुड। तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो टी क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा। हमको आंसर ओमेगा में दिया नहीं है तो हमको ओमेगा पहले फाइंड करना पड़ेगा। आपको याद है ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं, याद है नहीं, तो मैं बताता हूँ ओमेगा कैसे फाइंड होता है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/√LC। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, तो वो बताता हूँ कहाँ से आया। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको रेजोनेंट सर्किट बताया था क्या मैंने आपको। तो रेजोनेंट सर्किट ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज रेजोनेंस जो हमने यहाँ पे देखा, जिसमें L, C और R तीनों होता है, जो तुमने बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन में देखा, ये वाला। यहाँ पे L भी है, R भी है, C भी है, ये सीरीज रेजोनेंस होता है। और एक होता है पैरेलल रेजोनेंस, क्या होता है, पैरेलल में सिर्फ L और C होता है, क्या होता है, सिर्फ L और C। तो इसमें सिर्फ L और C था क्या, है ना। तो आपको अभी मैंने बोला कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या बनती है, XL इक्वल टू XC। तो अगर तुमको ये याद होगा कि XL इक्वल टू XC है, XL क्या होता है, ओमेगा L, और XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/√LC। तो अभी नेक्स्ट टाइम से सिर्फ ये ध्यान रख लेना, मैं अभी तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि ओमेगा इज 1/√LC, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो सिर्फ ओमेगा की वैल्यू चाहिए मेरे को, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हो गया। तो हमने लॉजिक क्या यूज किया, हमने बोला कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया, साइन ऑफ पाई बाई 2। तो ओमेगा टी कितना आ गया, पाई बाई 2। टी कितना हो गया, पाई बाई 2 ओमेगा। अभी क्या चाहिए तुमको, और ओमेगा, वो क्या कैसे फाइंड करोगे, √1/√LC से। तो ओमेगा आ जाएगा 1/√LC। एल की वैल्यू कितनी, 25 मिली हेनरी, और ये भी कितनी, 25। मतलब दोनों ही गलत दिया हुआ है, मिली हेनरी में कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता, इट हैज टू बी फैरड्स। तो एक मिनट चेक करने दो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 10th ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे क्या इन्होंने लिख दिया, 25 गलत प्रिंटेड है, मिली हेनरी तो हो ही नहीं सकता ये। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वी शुड करेक्ट दिस। फिर देखते हैं आंसर मैच हुआ तो ठीक, क्योंकि वैल्यू ही गलत है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द आंसर टू बी करेक्ट, इट मे टर्न आउट टू बी रॉन्ग, मे आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही। ये 10 माइक्रोफैरड कर लो, अगर ये 10 माइक्रोफैरड आता है तो उसके हिसाब से यू हैव एल कितना है, 25 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻⁻3, और वो माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, हाउ मच इज माइक्रो, 10⁻⁻6 और इंटू 10, तो 10⁻⁻5, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁵, और ये कितना, अरे जल्दी बोलो ना, -5 और -3 -8। तो 25 का रूट कितना, 5, 10⁻⁻8 का कितना, -4। तो ओमेगा कितना, ये ऊपर जाएगा ना ऊपर, 10⁻⁴ अपॉन 5, व्हाट इज 1/5, 0.2, 0.2 इंटू 10⁻⁴, मतलब 2000 आ गया ये।
तो अभी ओमेगा की वैल्यू है, अब ओमेगा की वैल्यू तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा, देयरफॉर पाई बाय 2 इंटू 10⁻³ मतलब पाई बाय 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड, व्हाट इज 10⁻³ मिली सेकेंड्स। तो आंसर आ गया पाई बाय 4 मिली सेकेंड्स, विच इज करेक्ट आंसर, लेकिन विथ दिस करेक्शन, वहां पे गलत प्रिंटेड है बुक में। अगला क्वेश्चन, अ सीरीज LR सर्किट, मतलब कैपेसिटर नहीं है, हैज इम्पिडेंस Z when AC source is connected across it. Now a capacitance is connected in series with L and R in the circuit. The new impedance of the circuit is 0, decreased, increased, unchanged. सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास पहले एक सीरीज LR सर्किट था, तो हमारे पास एक सीरीज LR सर्किट था पहले, तो एक सर्किट था सीरीज LR, ऐसा एक सर्किट था। इस सर्किट का इम्पिडेंस, ऑफ कोर्स एसी कनेक्ट किया है तुमने, तो यहाँ पे एक एसी है, ये L है, ये R है। मुझे एक बात बताओ, इस सर्किट का इम्पिडेंस अगर Z बोलता हो तो क्या आएगा, √of R² प्लस XL², क्योंकि C नहीं है। अब तुमने एक कैपेसिटर भी लगा दिया साथ में, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पुटिंग अ कैपेसिटर आल्सो इन सीरीज, तो यहाँ पे तुमने एक कैपेसिटर लगा दिया C। अब मुझे बताओ इम्पिडेंस क्या होगा, Z डैश, हाँ, √of R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे जो पहले XL था, अब वो XL से कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया ना, तो ओवरऑल नंबर भी कम हो गया, तो न्यू इम्पिडेंस जो होगा वो ओरिजिनल से क्या होगा, कम होगा, तो डिक्रीज होगा कि नहीं, तो डिक्रीज, इज डिक्रीज, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCR सर्किट द इंडक्टेंस इज चेंज फ्रॉम L to 5L, तो LCR सर्किट में पहले इंडक्टेंस L था, अभी 5L कर दिया, फॉर सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, द कैपेसिटेंस शुड बी चेंज फ्रॉम C to, देखो अभी ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया, मैं वापस एक बार बताता हूँ, रेजोनेंट सर्किट में कुछ नहीं है, LCR सर्किट ही है, सिर्फ LCR सर्किट में रेजोनेंट का मतलब क्या होता है कि XL और XC की वैल्यू क्या होना, सेम होना, पक्का। अगर ऐसा है तो तुमको मैंने अभी बताया, दिस इज ओमेगा L, दिस इज 1/ωc, तो ω² इक्वल्स टू 1/LC। अब तुम चाहो तो यहीं से आंसर ला सकते हो, अब तुम चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, बट इन्होंने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम है ना फ्रीक्वेंसी, और इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बाय द वे अगर तुम चाहो तो इसको 2πf भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2πf, क्या लिख सकते हो, 2πf इफ यू वांट। ओमेगा R इक्वल टू 1/√LC, फिर ओमेगा R को क्या लिखोगे, 2πfr, और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी था, एंगुलर, वो कौन सा है, लीनियर, पक्का, श्योर। तुम यहाँ से सॉल्व करो चलेगा, यहाँ से सॉल्व करो चलेगा, यहाँ से सॉल्व करो तो भी चलेगा, तो हम लोग फालतू के स्टेप्स नहीं बढ़ाएंगे, हमारे सिर्फ तुमको बताने के लिए था वो। इन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी सेम, तो ओमेगा भी सेम, क्योंकि ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, पक्का। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम बोला है, इसका मतलब तुमको पता है क्या बोला है, इसका मतलब तुमको बोला है कि ω1 इक्वल टू ω2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर ऐसा है तो दोनों का स्क्वायर भी सेम है, अगर ऐसा है तो 1/L1C1 इक्वल टू 1/L2C2, पक्का। L1 की वैल्यू क्या थी, L, C1 को C बोल देते हैं, L2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5L इंटू C2, LL कैंसल, बराबर, तो ये C2 इक्वल्स टू क्या आएगा, C/5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर ओनली, प्योर इंडक्टर, रेजिस्टेंस भी काउंट नहीं करना, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ इंडक्टर है तो कौन लीड करता है? ईएमएफ। कितने से लीड करता है? अब ऑप्शन पढ़ो। द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लैग्स, नहीं, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स, हाँ, लेकिन कितने से? बाय लीड्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2, सही है, यस, हो गया, ऑप्शन नंबर बी डन। अगला पढ़ोगे भी तो कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं है क्योंकि बी करेक्ट है। द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लैग्स, नहीं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर सेम फेज, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अ 120 वोल्ट एसी सोर्स, अच्छा बाय द वे अभी एक चीज और याद रखना, जब ऐसा बोला हो ना 120 वोल्ट 220 वोल्ट, जब ये बोला होता है ये आरएमएस वैल्यू होता है। क्या होता है ये? आरएमएस। तो अगर 220 वोल्ट का सप्लाई बोला तो 220 पीक वैल्यू है क्या? नहीं, कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। तो 120 वोल्ट एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.7 हेनरी if the frequency of the source is 60 hertz, the current passing through the inductor is, करंट पूछा है, करंट, क्या पूछा है? करंट। अगर दिया आरएमएस वोल्टेज है तो पूछा भी क्या है? आरएमएस करंट। अगर पीक करंट पूछते तो वहां पे लिखते, वो पूछते आपको इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 60 द पीक करंट इज, पीक बोला क्या? नहीं, पीक नहीं बोला ना, नहीं। तो अभी मेरे को बताओ ये सर्किट में सिर्फ क्या है? सिर्फ कौन है? इंडक्टर। तो जब तुम ईएमएफ लिखते हो वैसे तुम क्या लिखते हो? E इक्वल्स टू IR, अगर रेजिस्टिव सर्किट हो तो, राइट, पक्का, गुड। अगर रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो तो क्या लिखते हो? E इक्वल्स टू IZ। तो मैं अगली बार से एसी सर्किट के लिए ऐसा ही लिखने वाला हूँ। और इधर पता है क्या लिखोगे? ERMS IRMS। तुमको पूछा क्या है? IRMS इक्वल्स टू ERMS अपॉन Z। लेकिन क्योंकि सर्किट प्योरली इंडक्टिव है, रेजिस्टेंस है नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है नहीं, तो इम्पीडेंस सिर्फ कौन है? XL। अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC², R0 XC0, तो क्या बचा? XL। तो सिर्फ XL आएगा। और तुमको पता है, तुमको पता है ये कौन होता है? ओमेगा एल। वेरी गुड। फिर तुमको ये भी पता होगा ओमेगा क्या होता है? 2πf। तो Z इक्वल्स टू XL इक्वल्स टू 2πfL, 2πfL, 2πfL। Therefore you have IRMS equals to ERMS upon Z। Z क्या आया? 2πfL। और ERMS कितना दिया हुआ है? 120। 2πf कितना बोला है तुमको? 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना। और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0.7। थोड़ा सा केयरफुल रहो, नंबर्स के साथ केयरफुल रहो, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं करना। 120 हुआ क्या कैंसिल? पक्का श्योर। अब ये नीचे पाई है कि नहीं? हाँ, इसको मैं 22/7 लिखता हूँ और ये कितना हो गया? 0.7। वेरी गुड। 1 एंड 10। तो 10/22, अभी ये 10/22 भी कैसे फाइंड करते वो भी समझ लो। अगर 10/20 होता तो 1/2 होता, 1/2 होता तो 0.5 होता, डिनोमिनेटर बड़ा तो नंबर छोटा, मतलब 0.5 से छोटा, थोड़ा सा छोटा, कितना छोटा? 0.455। देख लो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो, वही आने वाला है। लेकिन दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग कैलकुलेशंस। 10 डिवाइडेड बाय 22, 0.4545, तो राउंड ऑफ कर लिया तो 0.455 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, in an AC circuit I equals to 100 sin 200 pi t, तो ये होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये होता है तुम्हारा ओमेगा। तो याद रखना, तो ये जो आपके पास इस क्वेश्चन में
ये 100 कौन है? पीक वैल्यू ऑफ करंट है, तो 100 है पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ओमेगा क्या है? 200 पाई। तो in an AC circuit I equal to 100 sin 200 pi t, the time required for the current to achieve its peak value is, the time required to achieve peak value, सिंपल सी बात है, I इक्वल टू क्या था? I0 साइन ऑफ 200 पाई टी। सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या पूछा है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू रीच पीक वैल्यू। दो तरीके हैं सोचने के। नंबर वन, ऐसा बोल सकते हो कि करंट का पीक कब होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। नंबर टू, इधर ही करंट को पीक करंट लिख दो ना, आई को क्या लिख दोगे? I0। तो आई को अगर I0 लिख दोगे तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे वैसे क्या बच गया? 1। तो वही तो मैं बोल रहा था। तो यहाँ बचा 1। बट इस साइन की वैल्यू 1 कब होती है? π/2। साइन साइन कैंसल, तो यू हैव π/2 इक्वल्स टू 200 पाई टी। गुड, हो गया। पाई पाई कैंसल, 1/400, तो t इक्वल्स टू 1/400 सेकेंड्स। 1/400 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन सीरीज एलसीआर सर्किट C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, L की वैल्यू 1 मिली हेनरी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर टू दैट ऑफ कैपेसिटर व्हेन द मैक्सिमम करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो उस केस में व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर टू दैट ऑफ कैपेसिटर। आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कौन सा एनर्जी होता है? मैग्नेटिक। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या होता है? हाफ Li स्क्वायर। ये क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, तो Li स्क्वायर अपॉन CV स्क्वायर, राइट। तो L और C तो तुमको दिया ही हुआ है। अब आपको I और V ये कहाँ से मिलेगा? तो तुमको ये सोचना है कि तुम्हारे पास जो नहीं है, जो दिया ही नहीं है वो नहीं चाहिए इक्वेशन में, और जो दिया है वो चाहिए। कौन दिया है? रेजिस्टेंस। आया क्या रेजिस्टेंस? नहीं। उसको लाओ फिर। तो कैसे लाओगे? ये V इक्वल टू IR होता है, तो क्या लिखोगे? I स्क्वायर R स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये कैंसिल हो गया। तो तुमको मिल गया फॉर्मूला फॉर द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंडक्टर टू दैट ऑफ कैपेसिटर। तो हो गया L/C R स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? L मिली, 1 मिली, 10⁻³ और C कितना दिया हुआ है? C कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रो, 2 × 10⁻⁶। रेजिस्टेंस कितना है? 10 का स्क्वायर इज 100। सिंपल, राइट। तुमको रेशियो पूछा है ना, तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा 10⁻³ नीचे है 10⁻⁴। 10⁻³ नीचे 10⁻⁴, नीचे 10⁻⁻1 बचा, ऊपर गया 10 हो गया। 10/2 कितना होता है? 5। तो रेशियो कितना है? 5:1। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, if the voltage in an AC circuit is represented by the equation V equal to 220 sin of 314 t minus 5, RMS value of voltage is, अरे क्या RMS वैल्यू पूछ लिया? सो सिंपल। ये पीक वैल्यू होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना? हाँ। और अगर तुमको याद होगा RMS वैल्यू ये पीक/√2 होता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? जल्दी बोलो, हाँ कि ना? हाँ। तो पीक वैल्यू कितना है? 220। तो आंसर क्या आएगा? 220/√2। दिया है ना? 220/√2 दिया है, बताता हूँ कैसे। 220 1/√2 0.7071 होता है, बराबर। ये पॉइंट हटा दो, ये 10 इसको दे दो, 22/7 का कितना होता है? 314 होता है ना? 314 होता है ना? होता है ना? नहीं होता है। 22/7 का क्या होता है बताओ? व्हाट इज 22/7 का? तो या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। क्यों बताता हूँ? देखो ऐसा है, सबसे पहले या तो आंसर ये आना चाहिए
RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू बाय रूट 2। अगर पीक वैल्यू 220 है तो आंसर ये आएगा, और अगर आंसर ये आएगा तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दिया हुआ है ए, मतलब देखो सेम प्रिंट हुआ कि नहीं, सेम है ना प्रिंट, तो यहाँ पे आना चाहिए था रूट 2, या तो ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो 220 है ना, इसके साथ रूट 2 लगाना पड़ेगा। व्हाट इज पीक वैल्यू नाउ? 220 रूट 2, RMS क्या होगा? 220 रूट 2 बाई रूट 2, तो रूट 2 क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो फिर आंसर 220 आएगा। तो हम क्वेश्चन नहीं चेंज करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके आंसर आ गया 220 बाई रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो दैट्स इट फॉर टुडे।